वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 14/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 14/8/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है 14/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्स ने जो है किसी कार्य को 24 दिनों तक करने के बाद उसे अधूरा छोड़ दिया। वह उसी कार्य को 36 दिनों में स्वयं पूरा कर सकता था। यानी कि यक्स जो है 24 दिन तक कार्य किया, लेकिन अगर वह पूरा कार्य करता तो उसे कुल कार्य करने में 36 दिन लगते, ये आपसे कहा गया। फिर बोला गया कि वाई जो 18 दिनों में उसी कार्य को अकेले पूरा कर सकता है, तो कार्य को पूरा करने में और कितने दिन की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने दिन और लगेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि यक्स जो है कर तो सकता है पूरा काम 36 दिन में, लेकिन उसने किया काम कितना, 24 दिन काम किया। तो अगर यक्स जो है कुल काम 36 दिनों में कर सकता है, तो यक्स के एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/36 होगा। अगर यक्स पूरा काम 36 दिनों में कर सकता है, तो यक्स के एक दिन का काम यानी कि 1 डे वर्क आपका कितना होगा, यक्स का 1/36 होगा। और एक दिन का काम अगर 1/26 है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 24 दिन तक मिलाकर उसने कितना काम किया। तो एक दिन का काम 1/36, तो 24 दिन का हमें काम निकालना है, तो इंटू 24 करेंगे, हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल काम जो कि यक्स द्वारा अभी तक किया गया है। तो हल करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि यक्स द्वारा कुल काम का 2/3 काम किया गया है। तो टोटल काम 3 था, उसमें से 2 काम उसने किया, तो बचा हुआ काम कितना है, तो 3 में से 2 काम किया, तो बचा हुआ काम कितना है, 1 काम बचा हुआ, कितने में से, 3 काम में से। यानी कि कुल जो है अब काम बचा हुआ कितना है, तो 1/3 काम बचा हुआ है। तो और इस 1/3 काम को किसको करना होगा, वाई को करना होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि वाई जो है कुल काम को करने के लिए अकेले कुल काम करने में 18 दिन लेता है। तो अगर टोटल काम का 1/3 काम बचा हुआ है, तो वाई जितना समय लेता है उसका 1/3 समय भी लेगा। अगर काम ही आपका 1/3 बचा हुआ है, तो समय भी आपका क्या लगेगा, वाई जितना समय कुल काम को करने में जितना समय लेता है, उसका 1/3 समय क्या लेगा, 1/3 काम करने में लेगा। यानी कि वाई जो अगर टोटल काम 18 दिन में करता है, तो 1/3 काम कितने दिनों में करेगा। तो हल करेंगे, यहाँ से आपका कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में। यानी कि वाई जो है बचा हुआ काम को कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि यह अनुपात जो है 1:1 प्राप्त करना हो, तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। दूध पहले जितना था अब भी दूध उतना ही रहेगा, उसमें मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि दूध और पानी कितना कितना था लीटर में, वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है यहाँ पर मिश्रण जो है कितना है, 3×2 5 यूनिट है। और 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 100 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका, 20 लीटर। क्योंकि 5 से 100 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया, 20 लीटर। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 20 तिया 60 होगा। और 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 दूनी 40 होगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि 60 लीटर आपका क्या है, दूध है, यानी कि मिल्क है। और 40 लीटर आपका क्या है, पानी यानी कि वाटर है। और इसे बोला जा रहा है कि इसे क्या करना है, 1:1 करना है। यानी कि जितना दूध होगा उतना ही क्या करना है, हमें पानी करना है। तो दूध पहले जितना था अब भी दूध क्या है, उतना ही रहना चाहिए। यानी कि इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 60 लीटर के बराबर है।
क्योंकि पहले जितना दूध था अभी भी उतना ही दूध है, जो बदलाव किया गया वो पानी में किया गया है। तो यहाँ पर अगर 1 यूनिट का वैल्यू 60 लीटर है तो इस 1 यूनिट का भी वैल्यू कितना होना चाहिए, ये दोनों रेशियो में है। तो अगर इस 1 यूनिट का वैल्यू 60 लीटर है तो इस 1 यूनिट का भी वैल्यू कितना होगा, 60 लीटर यहाँ पर होना चाहिए। तो पहले पानी 40 लीटर था, अब जो है क्या करना पड़ेगा, हमें 60 लीटर बनाना होगा, तभी उनका अनुपात 1:1 होगा। तो पानी कितना बढ़ाना होगा, 40 से 60 लीटर करना होगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, उसमें 20 लीटर पानी उस मिश्रण में और मिलाना होगा, क्योंकि 60 माइनस 40 लीटर पहले था, 60 लीटर बनाना है तो उसमें 20 लीटर और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि तालिका किसी कक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के जो है वितरण को दर्शाती है। अंग्रेजी में यहाँ पर से आपका जो है क्वेश्चन शुरू हो रहा है। यहाँ पर जो है बोला गया कि अंग्रेजी में 20% से अधिक या फिर बराबर, ये जो आपका साइन होता है, इसमें बोला जाता है कि इस 20% के बराबर या उससे अधिक अंग्रेजी में, और हिंदी में 80%, यहाँ पर आपका बराबर का साइन यहाँ भी होगा। यहाँ पर जो है बोला गया कि हिंदी में 80% से अधिक या फिर बराबर तथा अंग्रेजी में 40% से अधिक या फिर उससे बराबर और हिंदी में 60% से अधिक या फिर उसके बराबर प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो ये आपका ग्राफ में दिया क्या गया है, ग्राफ में यहाँ पर दिया गया है कि विषय में अधिकतम अंक कितना है, 50 अंक है। अधिकतम अंक जो है विषय में कितना दिया गया है, बोला गया है कि जैसे कि आपका अंग्रेजी में जो अधिकतम अंक कितना है, 50 अंक है, उसी तरीके से हिंदी का भी आपका अधिकतम अंक 50 अंक है। और यहाँ पर क्या दिए गए, यहाँ पर से दिया गया कि 40 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले 480 लोग हैं। इस तरीके से सभी का अंक दिया गया, उसी तरीके से हिंदी में अंक दिया गया है। फिर ये जो आपका क्या औसत पूर्णांक है, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी में मिलाकर 40 से ऊपर लाने वाले औसतन कितने, यहाँ पर उस तरीके से औसत दिया गया है। तो ये आपका क्या है, ग्राफ है। तो हम लोग अब बनाएंगे इसे जो है किस तरीके से। यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि अंग्रेजी में 20% से अधिक अंक, यानी कि 20% या फिर 20% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे कितने छात्र हैं। तो सबसे पहले जो अधिकतम अंक कितना है, 50 नंबर। यानी कि कोई परीक्षा अगर ली जा रही है तो उसका जो है कितने नंबर का परीक्षा है, 50 नंबर का परीक्षा। तो बोल रहा है कि उसमें जो है 50 नंबर का हमें अंग्रेजी में 20% से अधिक या फिर 20% से कम नंबर वाला जो है 20% के बराबर नंबर वाला चाहिए। तो 50 का 20% कितना होगा, तो 10 होगा। टोटल नंबर 50 नंबर अधिकतम है, उसका 20% हमें सबसे पहले प्राप्त करना। तो 50 का 20% कितना होगा, 10 नंबर। यानी कि ऐसे कितने छात्र हैं जो या तो 10 नंबर लाए हैं या फिर उससे अधिक लाए हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं, यहाँ पर 10 और उससे ऊपर प्राप्त करने वाले जो अंग्रेजी में कितने छात्र हैं, 4320 है। कितना है, 4320 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4320 लिखेंगे। फिर बोला गया हिंदी में 80% से अधिक या फिर बराबर। तो हिंदी में भी अधिकतम आपका जो है 50% ही है। तो 50% नहीं, यानी कि हिंदी में भी अधिकतम आपका 50 नंबर है। तो 50 नंबर का 80% कितना होगा, तो 50 नंबर का 80% कितना होगा, 40 नंबर, 40 नंबर होगा। यानी कि ऐसे कितने छात्र हैं जिनका नंबर 40 के बराबर या फिर उससे ऊपर आए हैं। तो हिंदी में जो ऐसे कितने छात्र हैं, तो 200 छात्र हैं। कितने हैं, 200 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 200 करेंगे। इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों का जोड़कर फिर आगे जो है इनसे अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका कितना आएगा जोड़ने पर, 0 2 3 2 5 और 4, यानी कि 4520 टोटल स्टूडेंट थे इस हिसाब से। अब क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले लाइन को यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इनका वैल्यू निकाल के जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंग्रेजी में 40% से अधिक, क्या बोला गया कि अंग्रेजी में 40% से अधिक। तो अधिकतम अंक कितना था, 50। 50 नंबर का 40% कितना होगा, 5 चौक 20 नंबर। यानी कि कितना नंबर चाहिए, 20 के बराबर या फिर 20 से अधिक। तो 20 और 20 से ऊपर, यानी कि 20 के बराबर और 20 से ऊपर जो ऐसे कितने छात्र हैं आपके अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में नहीं बोला जा रहा है, हिंदी नहीं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आपके कितने 3840 है। कितने हैं, 3840 है।
फिर क्या बोला हिंदी में, हिंदी में जो है 60% के बराबर या उससे अधिक, तो 50 का 60% कितना होगा 30 नंबर होगा, कितना होगा 30 नंबर होगा। तो 30 नंबर के बराबर या फिर उससे अधिक जो है हिंदी में ऐसे कितने छात्र हैं, तो 960 छात्र हैं। तो इसमें क्या करेंगे 960 जोड़ेंगे, जोड़ने पर आपका कितना आएगा 6 4 10 यानी कि 2 0 1, 9 8 17 1 18, यहाँ पर आपका कितना हो गया 3 1 4 हो गया। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हल करेंगे, 0 से 0 चला गया, 4 से काटेंगे तो 11 चौक 44 और यहाँ पर 4 तिया 12, इधर काटेंगे तो 12 चौक 48 यानी कि 120। तो अनुपात कितना आ जाएगा 113:120 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है आपका ग्राफ काफ़ी जो है आपका लेवल का था, तो आप इस ग्राफ को जो है ज़रूर बेहतर तरीके से देखिएगा और खुद से भी एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है कि 50 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 75 है। यदि 25 संख्याओं के प्रथम सेट का औसत 65 है तो 25 संख्याओं के दूसरे सेट का औसत यानी कि एवरेज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट तरीके से यानी कि एवरेज तरीके से जो आप इस प्रश्न को बना सकते हैं आसानी से, आसान सा प्रश्न है। मैं इसे जो आपको यहाँ पर बताऊँगा किसी एलिगेशन से बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है मात्र कुछ ही सेकेंड में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि प्रथम जो है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना है 65 है, पहले 25 संख्याओं का औसत कितना है 65 है। और बोला गया कि अंतिम जो है 25 संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो मान लेते हैं अंतिम 25 संख्याओं का औसत कितना यक्स है, और उन दोनों का यानी कि टोटल 50 संख्याओं का औसत कितना था 75 था, कितना था 75 था। और दोनों संख्याओं को जो है कितने कितने में बांटा गया था, यानी कि पहला सेट भी जो है 25 अंकों का था यानी कि 25 संख्याओं का था, और दूसरा वाला भी जो सेट है वो 25 संख्याओं का था। यानी कि अगर पहली वाली संख्या 25 थी, दूसरे वाले सेट में भी 25 थी, तो अगर उनका अनुपात चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:1 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1:1 आएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होता है, हमें जो है डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, क्रॉस डिफरेंस निकालना होता है। तो क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी होती है। तो 75 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 75 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था 10 होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो 1 है, तो क्या करेंगे होल रेशियो को 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। फिर जो है यक्स का वैल्यू, यहाँ पर यक्स का वैल्यू डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक बार आपका क्या होता है इस वाले बड़ा होती है, ये वाला आपका छोटा होता है। कभी जो है आपका ये एक बार आपका क्या होगा, यहाँ पर ये बड़ा होंगे ये छोटा होंगे। अगर एक बार यहाँ पर छोटा हो गया तो ये संख्या क्या होगी इस वाले से बड़ी रहेगी। यानी कि क्या होगी, ये 75 में क्या करना होगा, यहाँ पर 10 जोड़ना होगा। तो 75 में 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 85, यानी कि 85 आएगा। तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 85। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको एलिगेशन बनाना आता है तभी आप इस प्रश्न को इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपको एलिगेशन नहीं बनाना आता है तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, एवरेज से डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, 25 × 65 करेंगे, 50 × 75 करेंगे, 75 यानी कि 50 × 75 माइनस कर देंगे 25 × 65, जो आएगा उसको 25 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा नॉर्मल से। लेकिन अगर आप एलिगेशन से बनाएंगे तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, लेकिन आपको एलिगेशन पता होना चाहिए बनाने के लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी शंकु का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, जिसका त्रिज्या यानी कि रेडियस 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है यानी कि हाइट कितना है 28 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, हमें क्या निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो है हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है πr_l + πr² होता है। यल आपका क्या होता है, शंकु में तिर्यक ऊंचाई को कहा जाता है। मैं यहाँ पर आपको फिगर से बता देता हूँ कि तिर्यक ऊंचाई किसे कहा जाता है। जैसे कि ये आपका क्या बन गया कोन यानी कि शंकु बन गया। तो ये जो आपका ये जो दिख रही है वो आपका क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इंग्लिश में इसे स्लांट हाइट कहा जाता है और इसे यल से डिनोट किया जाता है। क्या से डिनोट किया जाता है, यल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ तो त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, यल का तो वैल्यू नहीं दिया गया, तो यल हमें क्या करना होगा निकालना होगा। तो इसका जो है ऊंचाई कितना दिया गया, ऊंचाई यहाँ पर दिया गया 28 सेंटीमीटर,
त्रिज्या आपकी कितनी दी गई 21 सेंटीमीटर। तो यल निकालने के लिए क्या करेंगे 28 का स्क्वायर यानी कि 784, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 8 4 12, 7 4 11 1 12, 1225 आपका किसका स्क्वायर होता है। तो 1225 जो है यहाँ पर अंडर रूट 1225 का निकालेंगे तो अंडर रूट 1225 यानी कि किसका स्क्वायर होता है तो 35 का स्क्वायर होता है। तो यल बराबर आपका कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो अब हमें सब कुछ पता है, क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग क्या कर सकते हैं पाई आर जो है कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा यल प्लस आर बचेगा। अब क्या करेंगे हल करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा पाई को 22/7 लिख सकते हैं, त्रिज्या आपकी कितनी है 21 सेंटीमीटर तो इंटू 21 लिख देंगे। यल प्लस आर करना है यानी कि 35 प्लस आपका क्या करना है 21 करना है। तो 35 और 21 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 2 5 और 5 1 6 यानी कि आपका कितना आएगा 56 आएगा। क्या करेंगे यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 8 56 आ जाएगा। तो गुना करेंगे 21 8 आपका कितना हो जाएगा 168, 168 इंटू 22 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 1 33 336 6 6 3 9 6 और 3 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके शंकु का टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक रेलगाड़ी की जो है औसत गति जो है कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ठहराव के कारण जो है उसकी गति कम होकर कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पहले जो है उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन कुछ जो है ठहराव के कारण यानी कि कुछ समय रुकने के कारण उसकी चाल जो है 1 घंटे में कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कि उसके द्वारा जो है कितना समय जो है चला गया है, यहाँ पर से ये पहले निकाल सकते हैं। तो पहले जो है चलता था पहले कितने की चाल से 72 की चाल से, अब लेकिन कितने की चाल से चलता है 60 की चाल से। और जो है पहले कितना समय लेता था 60 मिनट समय लेता था 72 किलोमीटर जाने में। तो हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा कि अब जो है 60 किलोमीटर जो है तय करने में से कितनी समय लगती है असल में, और जो बाकी बचा समय होगा वो क्या होगा आपका उतना समय वो रुकता होगा यानी कि ठहरता होगा। तो हल करेंगे यहाँ पर तो 12 25 60, 12 6 72, 6 से आपका 60, यहाँ पर 10 25 आपका कितना आ जाएगा 50 मिनट, यानी कि वो जो है क्या करता है 50 मिनट चलता है। तो टोटल जो है चलना उसे कितना है 60 मिनट, लेकिन वो चलता 50 मिनट है। तो वो क्या करता होगा 60 मिनट में यानी कि वो 10 मिनट क्या करता है स्टॉप लेता है यानी कि स्टॉपेज लेता है यानी कि रुकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे आपका हल किया जाता है तो 8 या कितना होगा 24, गुना करेंगे तो कितना होगा 24, 24 को 6 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 4, प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे ये हल करेंगे 10 और 2 आपका कितना होगा 12, 12 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 36 आपका हो जाएगा माइनस 96 को 3 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 96 को 3 से भाग करेंगे तो आपका 32 यानी कि 32 आएगा। हल करेंगे आंसर आएगा आपका सीधा सा प्रश्न था 36 और 4 आपका कितना हो गया 40, 40 में से 32 गया तो आपका कितना आएगा 8 यानी कि 8 आएगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक किसान जो है गेहूँ बेचता है, वह उन 2 किस्मों के गेहूँ को जो है मिला देता है जिनकी वह खेती करता है। पहली किस्म जो है वह 30 रुपये प्रति केजी की लागत से 900 रुपये और दूसरी किस्म जो है 20 रुपये प्रति केजी यानी कि 20 रुपये प्रति केजी नहीं 20 केजी की लागत से जो है 1100 रुपये का कुल जो है गेहूँ खरीदता है, जो कि जिसका जो है प्रति कितना केजी खरीदता है 20 केजी खरीदता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि औसत मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे गेहूं को जो है प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालना होगा कि उसने जो है प्रति केजी कुल मिलाकर औसतन जो है कितने रुपये प्रति केजी गेहूं जो है खरीदा है। तो टोटल जो है इधर 900 रुपये 30 केजी खरीदने में लगाता है, यहाँ पर जो है 20 केजी खरीदने में 1000 रुपये लगाता है। तो टोटल कितना रुपया लगा देता है गेहूँ खरीदने में 1100 रुपये प्लस 900 रुपये यानी कि 2000 रुपये लगा देता है। कितना लगा देता है 2000 लगा देता है। और टोटल जो है कितना केजी चावल खरीदता है, पहले 30 केजी खरीदता है,
दूसरा बार में 20 केजी खरीदा, यानी कि कुल मिलाकर कितना खरीदा, 30 पीस 50 केजी खरीदा। तो क्या करेंगे, कुल रुपये से अगर कुल केजी से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 केजी का मूल्य निकल जाएगा। तो 1 केजी का यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए, 1 केजी का विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया कि बेचने पर उसे क्या होना चाहिए, 25% का लाभ होना चाहिए। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि 4 यूनिट की कोई वस्तु को कितने के लाभ में बेचने के लिए बोल रहा है, 1 यूनिट के लाभ में बेचने के लिए बोल रहा है। यानी कि 4 का सामान कितने के में बेचने के लिए बोला, 5 में बोल रहा है बेचने के लिए। यानी कि 4 का सामान कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा। हल करेगा तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आप हल करेंगे तो आपका निकल जाएगा 1 केजी का विक्रय मूल्य। तो हल कर लेंगे यहाँ पर से, 0 0 चला गया, 5 5 चला गया, 4 से काटेंगे 100 200 को तो कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में। यानी कि 50 रुपये प्रति केजी गेहूं को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक मशीन के मूल्य का पहले वर्ष में जो है 50%, दूसरे वर्ष में 33.5% और 33.5 नहीं 33.1/3%, और तीसरे वर्ष में जो है 25% का मूल्यह्रास यानी कि क्या होता है, कमी देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर मशीन के मूल्य का मूल्यह्रास यानी कि जो भी आप बोल सकते हैं, जो भी यहाँ पर घाटा हुआ है या फिर कमी की गई है वो जो है कितना है, वहाँ से पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2। 33.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/3 होगा। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4 होगा, यानी कि 1/4 होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सब परसेंट को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। बनाएंगे किस तरीके से, रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि पहले बार में क्या किया गया, 50% का छूट दिया गया। यानी कि 2 का सामान में 1 यूनिट का छूट दिया गया। यानी कि 2 यूनिट के सामान में 1 यूनिट का छूट, यानी कि उसे जो है कितना में बेचेगा, 1 यूनिट में बेचेगा। फिर लेकिन वो पहले बार में ही नहीं रुका, फिर क्या किया, फिर से जो है यहाँ पर जो है कमी की गई। फिर से जो है क्या किया गया, मूल्यह्रास यानी कि कमी की गई। तो 3 में जो है 3 यूनिट के सामान में क्या किया गया, 1 यूनिट की कमी की गई। यानी कि कितने में बेचेगा, तो 3 का सामान 2 में बेचेगा। फिर बोला, फिर एक बार आपका डिस्काउंट दिया, यानी कि 4 का सामान अब क्या करेगा, फिर से 1 यूनिट का डिस्काउंट देगा। यानी कि कितने में बेचेगा, 3 यूनिट में बेच देगा। तो क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे। गुना करने से पहले देखेंगे कि क्रॉस में क्या कॉमन दिख रहा है। क्रॉस में जो भी कॉमन देगा उसे उड़ा देना है, क्या करना है, काट देना है मतलब कि। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 2, यहाँ पर क्रॉस में क्या दिख रहा है, 2 से 2 कॉमन दिख रहा है, काट देंगे। 3 से 3 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, काट देंगे। तो बचा आपका क्या, 4 से वस्तु का मूल्यह्रास होकर कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि पहले जो उस वस्तु का दाम 4 यूनिट था, अब कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। यानी कि ओवरऑल जो है कितने की कमी देखने को मिली, तो 4 का सामान 1 हो गया, यानी कि 3 की कमी देखने को मिली। और कमी जो हो रही है किस में हो रही है, इस 4 वाले यूनिट में हो रही है। तो क्या करेंगे, नीचे 4 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, क्योंकि परसेंट में वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो इंटू 100 करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेंगे, 4 से काटेंगे 50, 100 को तो कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में। तो 25 दिया आपका कितना हो जाएगा, 75%। यानी कि ओवरऑल जो मूल्यह्रास यानी कि जो कमी देखने को मिल रही है तो कितनी है, 75% की कमी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, ये आपके ग्राफ के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दंड आरेख वर्ष 2012 से 2017 के लिए वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन को जो है दर्शाता है। तो कितने वर्ष में उत्पादन की गई अवधि में औसत उत्पादन से कम है। तो ये जो अभी आपके सभी वर्षों में जो उत्पादन यहाँ पर दिया गया है सभी वर्षों का, उनका हमें क्या निकालना होगा, पहले योग निकालना होगा, तब फिर औसत निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, पहले औसत चाहिए। तो औसत निकालने से पहले योग निकालना होगा। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो 2012 में जो आपका कितना उत्पादन किया गया था, 2400, और आपका 2013 में 3300, इसमें जो है कितना, 3000, फिर आपके अगले साल में 3900, फिर आपके 1800, फिर आपके 3600। सभी को क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 2 0 4 3 7 9 7 16 16 8 24 24 अच्छी आपका कितना होता है, 30, 3 आपका हो गया, 3 चौक 12, 12 इधर से आपका 15, 15 3 आपका कितना हो जाएगा, 18 होगा। यानी कि कुल मिलाकर कितना जो है इन 6 सालों में उत्पादन किया गया, 18,000 का। हमें औसत चाहिए तो क्या करेंगे,
औसत चाहिए तो टोटल वर्षों से भाग दे देंगे, तो कितना टोटल वर्ष है, तो 6 वर्ष है, तो 6 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 6 तिया 18 यानी कि 3000 आएगा। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कितने वर्ष ऐसे हैं जिनका उत्पादन औसत उत्पादन से कम है, यानी कि 3000 से कम उत्पादन ऐसे कितने वर्षों में किया गया। तो यहाँ पर जब देखेंगे 2012 में 2400 किया गया, यहाँ तो 3300 है, तो 3000 से ज़्यादा है तो ये नहीं, यहाँ पर 3000 है तो 3000 से हमें कम चाहिए, बराबर से हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ 3900 है तो नहीं हो सकता, ये आपका 1800 है तो ये आपका क्या है 3000 से कम है, यहाँ पर 3600 है तो ये नहीं होगा। तो ऐसे जो है कितने हैं टोटल, 1 और 2 है, यानी कि ऐसे 2 साल है जिनका औसत उत्पादन से कम उत्पादन किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपके क्या दिए गए आंकड़े दिए गए, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बहुलक यानी कि मॉड क्या होगा। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपका नंबर दिया गया है, जो भी आपका नंबर दिया गया है उनमें से कौन सी संख्या को, यानी कि कौन से नंबर को सबसे अधिक बार इन सारे नंबरों में रिपीट किया गया है। तो हमें जो है ऑप्शन से हम लोग डिफाइन करेंगे, हमें क्या करना है, 5 चेक करना है, 2 चेक करना है, 6 चेक करना है, 4 चेक करना है, बाकी और कोई भी संख्या चेक नहीं करेंगे। जैसे कि 3 नहीं चेक करेंगे क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि वो आंसर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 चेक करेंगे। तो 5 हम लोग देखेंगे कितनी बार है, 5 आपका यहाँ पर कितनी बार है, यहाँ पर से आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार है, यानी कि 5 जो है कुल मिलाकर 6 बार है। अब क्या करेंगे, 2 को चेक करेंगे। 2 आपका कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 2 आपका 3 बार, 4 बार, 4 बार आपका 2 सिर्फ 4 बार है, यानी कि ये आपका बहुलक नहीं हो सकता क्योंकि 5 जो है इससे ज़्यादा बार है, यानी कि 5 कितने बार है, 6 बार है। तो हमें वो संख्या चाहिए जो सबसे अधिक बार लिखी गई है, तो 2 नहीं हो सकता, तो 2 आपका चला गया। 6 को चेक करेंगे तो 6 आपका कितनी बार है, 6 आपका यहाँ पर 1 बार है, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तो ये भी आपका 4 बार है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। 4 चेक करेंगे यहाँ पर से तो 4 1 बार आपका है, यहाँ पर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है, ये भी आपका क्या है, कम है 5 से, क्योंकि 5 6 बार था, यहाँ पर 4 कितने बार है, 5 बार है, यानी कि 4 भी नहीं हो सकता। तो बहुलक आपका कितना होगा, 5 यानी कि 5 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ये आपका तीनों ऑप्शन गलत है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए, बी और सी जो है क्रमशः 400, 600 और 900 दिनों में किसी कार्य को अकेले पूरा कर सकते हैं। कार्य को कितने दिनों में जो है पूरा किया जा सकता है यदि उसकी शुरुआत ए द्वारा की जाती है और उसे बी और सी द्वारा क्रमशः प्रत्येक दूसरे और तीसरे दिन की सहायता की जाती है। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है एक तरीके से कि ए जो है प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन बी जो है मान लीजिए जो है ए पहला दिन काम किया, यहाँ पर इस तरीके से बोला जा रहा है कि पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन जो है ए के साथ कौन काम करेगा, बी काम करेगा, दूसरा दिन जो है ए के साथ कौन काम करेगा, बी काम करेगा, और तीसरा दिन जो है ए के साथ कौन काम करेगा, सी काम करेगा। और यही जो है आपका आगे इसी तरीके से क्या होगा, अल्टरनेटिव डेज यानी कि वैकल्पिक दिनों में इसी तरीके से आपका क्या होगा, आगे चलता चला जाएगा। यानी कि चौथा दिन फिर से आपका सिर्फ ए काम करेगा, उसके बाद ए प्लस बी काम करेगा, उसके बाद ए प्लस सी काम करेगा। इस तरीके से आपका क्या होगा, आगे जो है चलता इसी तरीके से अल्टरनेट डेज में चलता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए बी सी की इफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ए बी सी, ए जो है कितने दिनों में कार्य कर सकता है अकेले, 400, बी 600 दिनों में, सी आपका 900 दिनों में। 600, 400, 900 का क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कितना होगा, 3600। 3600 को 400 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9। 3600 को 6 से भाग करेंगे, 600 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। 3600 को 9 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता 9 है, बी की कितनी है, 6 है, सी की कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि ए जो है कितना का काम करेगा, पहले दिन जो है ये जो है अभी काटिए, हमें क्या निकालना है, 3 दिन का काम। तो पहला दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, तो कितना काम करेगा, 9। दूसरा दिन कौन काम करेगा, ए प्लस बी काम करेगा, यानी कि 9 6 15 काम करेगा। कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। और जो तीसरा दिन होगा वो कौन काम करेगा, ए प्लस सी काम करेगा, यानी कि 9 4 कितना काम करेगा, 13 काम करेगा। तो ये क्या है, कुल पहला दिन ए,
दूसरा दिन ए प्लस बी, तीसरा दिन ए प्लस ई, यानी कि ये जो टोटल काम है वो कितने दिन का काम है, 3 दिन का काम है। तो 3 दिनों में कितना काम किया जाएगा, तो हल करेंगे 15 12 15 13 आपका 28, 28 और 9 आपका कितना होगा, 37 होगा। यानी कि 3 दिनों में कितना काम किया जाता है, मिलकर 37 काम किया जाता है। हमें करना कितना है, 3600 काम ये करना है। ये जो आपका एलसीएम आता है वही आपका टोटल वर्क होता है। तो कुल काम हमें कितना करना है, 3600 करना है। तो अगर हम लोग 3600 को 37 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा कि कितना जो है काम कितने दिनों में कर सकता है, लेकिन टोटल दिन नहीं निकलेगा क्योंकि ये 3 दिन का काम है। तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तब आपका असल में कुल समय निकलेगा। तो 36 थी आपका कितना होता है, 108 पर 2 शून्य बटा 37, 37 से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करके देखेंगे। तो भाग करके यहाँ पर हम लोग साइड में करके देख लेते हैं। 37 से 108 20, 37 दुनिया आपका कितना हो जाएगा, 74। आपका 26 8 आपका कितना हो गया, 26 8 आपका 26 8 आपका हो जाएगा 3400, 34 यानी कि 340। 9 बार में आपका कितना, 9 सते 63, 9 सते 63, 3 9 9 27, 27 अच्छी आपका कितना हो जाता है 33। यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 7 यानी कि 70 बचेगा, यानी कि 291 पॉइंट समथिंग डेज आपका आएगा। जो कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 292 दिन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 292 डेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 2 नहीं सही होगा, 2 नहीं सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 3/7 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली संख्या का 60% कोई अन्य संख्या तो दूसरी संख्या का 3/7 है, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 60% को क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/5 होगा। कितना होगा, 3/5। तो यहाँ पर बोला गया कि पहली संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 3/7 के बराबर है। हल करेंगे हमारा जो है क्या निकल जाएगा, दोनों संख्याओं का अनुपात में वैल्यू निकल जाएगा। 3 से 3 चला गया, यहाँ पर क्या ये दोनों पूरा बट्टे में है। तो ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या का वैल्यू 5 यूनिट और दूसरी संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात में वैल्यू कितना हो जाएगा, 5:7 होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ग्राहक को जो है कपड़े के एक टुकड़े पर जो है 40% की छूट की पेशकश की गई। दुकानदार से पुनः जो है आग्रह कर हुआ उपरोक्त पर 40% का छूट देने के लिए सहमत हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राहक को कुल मिलाकर कितने की छूट पेशकश की। तो आपका जब कंजिक्यूटिव डिस्काउंट यानी कि लगातार आपका छूट दिया हुआ रहे और 2 बार छूट दिया रहे तो आपसे पूछा जाए कि एकल छूट कितना होगा। तो भाई फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100 होता है। तो ये फार्मूला आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। जब 2 कंजिक्यूटिव डिस्काउंट रहे और उन्हें एकल डिस्काउंट यानी कि एकल छूट पूछा जाए तो आप इस फार्मूला पे वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो ए यानी कि पहला छूट, बी यानी कि दूसरा छूट। तो ए जो है आपका कितना है, 40%, बी आपका कितना है 20%, माइनस 40 इंटू 20/100 हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 आपका चला गया, 2 शून्य तो नीचे से 2 शून्य चला गया। 40 और 20 आपका कितना होगा, 60, माइनस 4 दुनिया आपका कितना होगा 8, 60 में से 8 गया तो आपका कितना आ गया 52% यानी कि 52% आपका एकल डिस्काउंट यानी कि एकल छूट होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 25 संख्याओं का औसत 0 है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बोला गया कि ऐसे कितनी संख्याएं जिनका 0 से अधिक हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ऐसे जो है 24 संख्याएं हैं जिनका जो है मतलब 0 से जो है अधिक मान हो सकता है। मान लेते हैं कि सभी संख्या क्या है, 1 है। 24 संख्याओं तक सभी संख्याओं का मान क्या है, 1 है। यानी कि सभी 24 संख्याओं का सभी का मान 1 है। तो सभी जो है 24 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, तो सभी का मान 1 है। तो सभी 24 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 24। और अगर हम लोग
25वां नंबर संख्या -24 मान ले तो क्या हो जाएगा, योग 0 हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर से, अगर हम लोग पहली 24 संख्या को सभी संख्याओं को एक एक मान ले तो ये आपका क्या है, शून्य से अधिक है, शून्य से अधिक है सभी का मान, तो टोटल आपका योग कितना है, 24 है। और 25वीं संख्या को हम लोग क्या मान ले, -24 मान ले तो योग आपका कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो अगर किसी टोटल संख्याओं का योग ही आपका 0 हो गया तो औसत यानी कि एवरेज आपका क्या होगा, ऑब्वियसली आपका 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर जो है ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती है जो कि शून्य से अधिक होंगे, तो ऐसे 24 संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वृत्त आरेख 7 गांवों की अनुपातिक जनसंख्या को दर्शाती है। तो ये जो आपका वैल्यू जो अंदर में दिया गया है, ये जो है जी का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर 25 है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है 20 है, ये आपका जो है क्या, ये आपका क्या था, 8 था, ये आपका 8 था, ये आपका क्या था, 6 था, ये आपका 9 है, ये आपका 7 हो जाता है, ये आपका यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर से सभी का क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है अनुपात यानी कि यूनिट में वैल्यू दिया गया है, ना ही परसेंट में वैल्यू है, ना ही डिग्री में वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सभी को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर परसेंट और डिग्री में मात नहीं खा जाइएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक जिले में 7 गांव है, यदि एफ और जी गांव की कुल जनसंख्या 35,000 है तो जिले की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है एफ और जी का जो है टोटल जो है कितने यूनिट जनसंख्या है, जी में जो है 25 यूनिट और एफ में 20 यूनिट है, तो टोटल कितना है 20 और 25 आपका कितना हो जाता है 45 यूनिट। 45 यूनिट का वैल्यू कितना है 35,000 है। हमें क्या चाहिए, टोटल आबादी चाहिए। तो टोटल आबादी चाहिए तो हमें टोटल यूनिट पता होना चाहिए कि कितना है। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा टोटल यूनिट वैल्यू। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 15 30, 30 और 8 7 15, 30 और 15 आपका कितना हो जाएगा 45, 45 और 25 70, 70 और 20 आपका कितना हो जाता है 90। यानी कि हमें क्या चाहिए 90 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है 35 यूनिट का वैल्यू 35,000 है, यानी कि यहाँ पर यूनिट में 2 गुना हो रहा है। तो वैल्यू यानी कि जनसंख्या में भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 70,000 होगा। कितना होगा 70,000, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है तो 70,000 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक अर्धगोला यानी कि सेमी स्फीयर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसका व्यास यानी कि डायमीटर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अर्धगोला के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है आपका 3πr² होता है। क्या होता है 3πr² होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला से फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, फार्मूला से वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी यहाँ पर त्रिज्या निकलेगी, त्रिज्या निकलेगी तो व्यास भी निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। तो हल करेंगे यहाँ पर 3 पाई को 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या हमें निकालनी है तो r² रहने देंगे और टोटल जो है क्षेत्रफल कितना दिया गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। हल करेंगे यहाँ पर से तो आपका कितना आएगा 22 दूनी 44, 2 बचा तो 1, 3 सत्ते आपका कितना हो जाएगा 21, r² बराबर आपका कितना हो जाएगा 49। तो r बराबर आपका कितना होगा 7। त्रिज्या आपकी यहाँ पर से कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यास जो होता है वो क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास यानी कि जो डायमीटर होता है ये क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास होता है। तो 7 का गुना करेंगे, 7 में 2 गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि उस गोले का व्यास यानी कि डायमीटर कितना होगा तो 42 सेंटीमीटर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोला को एक जो 180 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला बेलन जो है सिलेंडर बनाने के लिए मोल्ड यानी कि पिघलाया गया है। तो बेलन का व्यास यानी कि डायमीटर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि ये जो है अर्धगोला को क्या किया गया पिघलाया गया, क्या बनाने के लिए बेलन यानी कि सिलेंडर बनाने के लिए। तो जब भी किसी चीज़ को पिघलाया जाता है और किसी अन्य आकार में बदला जाता है तो हमेशा किस आधार पर बदला जाता है तो उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर बदला जाता है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हमें जो है दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। तो अर्धगोला के आयतन का फार्मूला क्या होता है,
अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन में अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को हल कभी भी नहीं कर पाएंगे। बेलन का जो है, बेलन का फिर आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू 2/3 पाई रहने देंगे। आर यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 30 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27 पे 3 शून्य बराबर होगा इसके, यानी कि सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा। पाई रहने देंगे। आर यानी कि त्रिज्या तो निकालनी हमें है, तो त्रिज्या तो यहाँ पर आर स्क्वायर रहने देंगे। ऊंचाई कितनी दी गई है? 180 सेंटीमीटर दी गई है। हल करेंगे, यहाँ पर से आपकी त्रिज्या निकल जाएगी किसकी? बेलन की। हल करेंगे, पाई पाई चला गया। 180 से काटेंगे तो 1 शून्य पहले जाएगा। 18 से काटेंगे तो 18 1 आपका कितना बचा? यहाँ पर 7 9 बचा, तो 18 5 90 यानी कि 150 बार में चला जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 5 यानी कि 50 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से जो आपका आर स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया? 50 × 2 यानी कि 100 आ गया। तो आर आपका यहाँ पर से कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे त्रिज्या यानी कि रेडियस नहीं पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा है? व्यास यानी कि डायमीटर पूछा जा रहा है। तो त्रिज्या का दोगुना ही क्या होता है? व्यास होता है। तो 10 से दोगुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्स ने जो है साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया। ब्याज दर प्रतिशत जो है उन वर्षों की संख्या के समान थी, उन वर्षों में संख्या के समान थी, यानी कि आपका जो रेट है और टाइम है दोनों क्या है? बराबर है। तो दोनों को क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर बोला गया कि रेट और टाइम यानी कि दर और जो समय वो क्या है? बराबर है। तो दोनों को हम लोगों ने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। फिर आगे बोला गया कि जितने वर्षों के लिए ऋण लिया गया था, यदि उनका भुगतान किया गया ब्याज जो 1800 रुपये था, तो ब्याज की दर कितनी है? तो क्या करेंगे, परट का आपको फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का? P × R × T/100 इक्वल टू क्या होता है? आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सबका आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है? 5000। रेट यानी कि दर हम लोगों ने क्या माना था? यक्स। समय भी यक्स माना था, बटा नीचे 100 बराबर आपका साधारण ब्याज कितना मिलता है? तो 1800 रुपये मिलता है। हल करेंगे यहाँ पर से तो आपका कितना जाएगा? यहाँ पर से आपका 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 50 से काटेंगे 100 को तो 2 बार में चला जाएगा। यक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा? क्रॉस गुना करेंगे तो आपका 18 दूनी 36। तो यक्स बराबर आपका कितना आएगा? 6। तो रेट को हम लोगों ने क्या माना था? यक्स माना था, यानी कि रेट ही आपका क्या है? यक्स है, यानी कि यक्स को बोल सकते कि रेट है। तो रेट आपका कितना आया यहाँ पर से? 6% आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1026, 20,000 नहीं 2052 और 4102 में भाग देने पर क्रमशः 2, 4, 6 शेष यानी कि रिमाइंडर प्राप्त होते हैं, तो कौन सी संख्या से विभाजित किया जाएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो शेषफल बच रहा है पहले ही क्या करेंगे, इन दो सभी संख्याओं से जो शेषफल बच रहा है उसे माइनस कर देंगे। तो 1026 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1024। फिर क्या करेंगे, 2052 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आपका बचेगा? 2048 बचेगा। इसमें से फिर कितना माइनस कर देंगे? 6 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा? 4000। आपका यहाँ पर से 6 गया तो यानी कि 2 तो कितना बचेगा? 96 बचेगा। कितना आ जाएगा? 4096। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ यानी कि महत्तम लेना है। जो आपका महत्तम यानी कि एचसीएफ आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो 1024 है, ये जो आपका 1024 है वही आपका क्या बन रहा है? एचसीएफ बन रहा है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तीनों संख्याओं को तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 10,024 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है। 10,024 तो 10,000 नहीं सॉरी 1024 तो है, 1024 को खुद से काट ही रही है। 2048 को भी 2 बार में काट रही है और 4096 को भी 4 बार में काट रही है, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है, 48 दूनी 96 होता है, यानी कि 4 बार में काट रही है। तो इन तीनों का एचसीएफ एक तरीके से आपका क्या है? 1024 है। कितना है? 124 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विक्रेता को जो है किसी फर्नीचर के दो सदृश नग जो है 18,000 रुपये और 10,000 रुपये में बेचकर क्रमशः समान प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 50% का लाभ कमाने के लिए उसे फर्नीचर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हमें सबसे पहले जो है क्या पता करना होगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पता करना होगा, तभी हम लोग एसपी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि 18,000 रुपये में जितना उसे 18,000 रुपये में बेचने पर जब उसे जितना लाभ होता है उतना ही जो है 10,000 रुपये में बेचने पर उसे हानि होता है। तो अगर आपको यहाँ पर जो एक चीज़ पता होना चाहिए कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, और एक आपका सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस भी होता है। तो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सीपी बराबर आपका दो चीज़ होता है कि एसपी माइनस प्रॉफिट भी होता है, एक एसपी प्लस लॉस भी होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बोला कि हम लोग मान लेंगे प्रॉफिट, क्या मान लेंगे, प्रॉफिट भी एक्स मान लेंगे, लॉस भी एक्स मान लेंगे, क्योंकि दोनों बोला गया कि जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी कि एक्स रुपये प्रॉफिट है तो एक्स रुपये क्या है, लॉस भी है। तो अगर हम लोग मान लें कि 18,000 रुपये क्या आपका विक्रय मूल्य है, तो 18,000 रुपये में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, एक्स रुपये का लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे, माइनस एक्स करेंगे तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। 10,000 रुपये में जो है क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, एक्स का लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, प्लस एक्स कर देंगे, दोनों तरफ सीपी यानी कि क्रय मूल्य तो बराबर हो गया। हल करेंगे तो 2x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8,000। एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4,000। किसी तरफ भी आपका वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 18,000 में से 4,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 14,000 बचेगा। यानी कि यहाँ पर से पता चल गया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 14,000 है। तो यहाँ पर से फिर क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/2। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि 2 यूनिट के राशि को क्या किया जा रहा है, 1 यूनिट के लाभ पर बेचा जा रहा है। यानी कि 2 का कोई सामान को 1 यूनिट के लाभ यानी कि 3 में बेचना। हल करेंगे, आपका एसपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 7,000 बार में। 7 आपका कितना होता है, 21,000 होता है। यानी कि उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, 21,000 में बेचना चाहिए, तभी 50% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 रेलगाड़ियाँ जो है क्रमशः 35 मीटर पर सेकेंड और 45 मीटर पर सेकेंड की गति से एक दूसरे की ओर जो है चल रही है। समय के अनुसार दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से जो है 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्हें जो है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमें समय भी क्या मिनट और सेकेंड में पता करना है। तो यहाँ पर जो आपकी चाल भी है मीटर पर सेकेंड में है, तो आपका यहाँ पर जो दूरी है उसे भी क्या करेंगे, दूरी है उसे भी क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, कुल दूरी 12,000 मीटर होगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो टोटल दूरी उन दोनों के बीच में कितना है, 12,000 मीटर है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 35 और 45 आपका कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8 यानी कि 80 मीटर पर सेकेंड होगा। हल करेंगे तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। टाइम किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर से तो 0 0 चला गया। 8 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 से आपका चला जाएगा यहाँ पर एक बार में। 4 बचा 8 बचे 40, यानी कि 150 आपका क्या आ रहा है, सेकेंड आ रहा है। लेकिन हमें मिनट में इसको निकालना होगा। तो 1 मिनट में जो है कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 150 मिनट है, तो 150 मिनट में 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट कितना हो जाएगा, 2 मिनट और 30 सेकेंड बचा। यानी कि कितना है, 2 मिनट 30 सेकेंड कुल समय लगता है एक दूसरे को मिलने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक में रूप से जो है संयोजित के समरूप ब्याज की वास्तविक जो है वार्षिक दर कितनी है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक वर्ष में अगर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो आपका कैसा लगेगा, 10% की दर से लगेगा। लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है वो कैसा लग रहा है, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली लग रहा है। यानी कि 6 महीने में एक बार आपका ब्याज लग रहा है। तो अगर एक साल में 10% का ब्याज लगता है तो 6 महीने यानी कि आधा साल में कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। तो पहले 6 महीने में 5% का ब्याज,
फिर दूसरे महीने में भी, दूसरे 6 महीने में भी आपका क्या लगेगा, यानी कि सेकेंड हाफ ईयरली में भी आपका क्या लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। तो जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहे और 2% को आपको 1% में चेंज करना हो, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस, डिस्काउंट में क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन जब आपका इस तरीके का रहे कि 2% को 1% में चेंज करना है, तब यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन आपका डिस्काउंट का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पर माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी बाई 100। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए आपका हो गया 5%, बी आपका हो गया 5%, 5 आपका कितना हो गया 10%, प्लस ऊपर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 5 इंटू 5 बटा 100 हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 25 यानी कि 0.25, तो आपका कितना हो जाएगा 10.25% होगा। कितना होगा, 10.25%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विद्यालय में ABC विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या 12:15:16 के अनुपात में है। ABC में पढ़ रहे छात्रों की संख्या में क्रमशः जो है 50%, 20% और 50% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो ABC और मतलब A, B और C में जो है पढ़ रहे छात्रों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ABC का जो है पुराना अनुपात कितना था, 12:15:16 था। इसमें क्या किया गया, पहले इसमें जो है 50% की वृद्धि की गई, इसमें जो है आपकी कितनी 20% की वृद्धि की गई, इसमें आपकी कितने की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि की गई है। तो हमें क्या करना होगा, 12 का 50% कितना होगा, 6 होगा। आपको इस तरीके से डायरेक्ट निकालने के लिए आना चाहिए कि 12 का 50% कितना होगा, 6, क्योंकि 50% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आधा, 12 का आधा कितना होगा, 6। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से ही आप इस तरीके के प्रश्न को हल कर सकते हैं जल्दी से, वरना आपको बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर से जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका +6 हो जाएगा। फिर जो है इसमें 15 का 20% कितना होगा, तो 15 का 20% 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। उसी तरीके से 16 का 50% कितना होगा, 8 होगा। क्या करना है, सभी में जोड़ना है। 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18। 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18। और 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। हमें क्या चाहिए, तीनों का अनुपात चाहिए। कट रहा है तो काट देंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी कि उनका अनुपात कितना आ गया, ABC का बढ़े हुए जो है उनका अनुपात कितना आ गया छात्रों का, 3:3:4 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यह आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हल करेंगे तो गुना 1 × 2 तो कितना होगा, 2, प्लस 3 दूनी कितना होगा, 6, माइनस 4 तिया कितना होगा, 12, तो 12, प्लस 5 चौक कितना होगा, 20, माइनस 6 पचे आपका होगा 30, प्लस 7 छक्का आपका कितना हो जाएगा, 42। क्या करेंगे, हल कर लेंगे, प्लस वाले को जोड़ लेंगे तो 2, 6 2 8, 22 8 28, 28 और 42 आपका कितना हो जाएगा, 8 2 10, यानी कि 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। माइनस वाले को भी जोड़ लेंगे तो 30 और 12 आपका कितना होगा, 42 होगा। तो 70 में से 42 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 30 में से आपका कितना गया, 2 गया, यानी कि 28 बचेगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आएगा आंसर, 28 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 3 नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।